हेलो दोस्तों, मैं हूं मंतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए मैजिकल क्लासेस। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 के कुछ आगे के टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है पूर्ति किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं किसे कहते हैं पूर्ति। किसी विक्रेता द्वारा किसी निश्चित कीमत पर इतनी वस्तु की मात्रा को बेचने के लिए तत्पर रहता है विक्रेता, उसे कहते हैं पूर्ति। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको। वस्तु की वह मात्रा जो एक विक्रेता निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर रहता है पूर्ति कहलाती है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए राम है और राम को गेहूँ बेचना है। राम 10 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूँ बेचना चाहता है। तो जितना भी गेहूँ 10 रुपये पर केजी के हिसाब से राम बेचेगा उसे ही गेहूं का पूर्ति कहेंगे राम के द्वारा। ये बाजार में अलग हो सकता है, इसीलिए ये मान लीजिए। तो ये एक व्यक्तिगत पूर्ति का परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है बाजार पूर्ति की परिभाषा दीजिए। चलिए समझते हैं क्या है बाजार पूर्ति। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सरल भाषा में समझेंगे। बाजार में एक निश्चित समय में किसी वस्तु की किसी दी हुई कीमत पर विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं के योग को बाजार पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विक्रेताओं द्वारा बाजार कीमत पर जितने भी वस्तुओं का बिक्री किया जाता है उसे कहते हैं बाजार पूर्ति। यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए एक बाजार है, बाजार में 100 व्यक्ति हैं और 100 व्यक्ति किसी न किसी वस्तु को बेचने के लिए आए हैं। तो मान लीजिए हर एक व्यक्ति ने दो दो वस्तुओं का बिक्री किया। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए सभी व्यक्ति आम बेचने आए हैं और दो दो आम का बिक्री सभी व्यक्ति करते हैं, सभी विक्रेता करते हैं। तो बाजार का जो कुल बिक्री हो गया वो एक व्यक्ति 2 आम का बिक्री किया और 100 व्यक्ति थे, यानी कि 200 आम का बिक्री हुआ बाजार में। और बाजार का निश्चित कीमत पे बिक्री हुआ है, यानी कि जो बाजार पूर्ति होगा वो 200 हो जाएगा आम का। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु के पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। स्टॉक यानी कि भंडारण। तो इन दोनों का जो परिभाषा होगा वो हो जाएगा इन दोनों के बीच का अंतर। चलिए देखते हैं क्या है स्टॉक का परिभाषा। तो वस्तु की वह मात्रा जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास उपलब्ध है स्टॉक कहलाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विक्रेताओं के पास जितनी भी वस्तुएं बेचने के लिए तैयार रखा जाता है उसे ही स्टॉक कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई विक्रेता है, वह बाजार में 50 किलो गेहूँ हमेशा बेचता है और वह इस बाजार को भी 50 केजी गेहूँ बेचने के लिए ला के रखा है। तो वह जो 50 केजी गेहूँ हुआ जो कि बेचने के लिए ला के रखा है कोई विक्रेता, वह हुआ गेहूँ का 50 केजी का स्टॉक। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ति का नियम क्या है। चलिए देखते हैं क्या है पूर्ति का नियम, इसे समझते हैं। तो पूर्ति का नियम हमें यह बताता है कि जब वस्तु का कीमत बढ़ जाता है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, और जब वस्तु का कीमत घट जाता है तो पूर्ति भी घट जाती है। इसे ही कहते हैं पूर्ति का नियम। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें सामान्य रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत के घटने से घट जाती है। पूर्ति का नियम इसे ही कहते हैं। यहाँ पे चार्ट के द्वारा हमने समझाया है, आप इसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। वस्तु एक्स की कीमत ये रुपया में है और वस्तु एक्स की पूर्ति ये इकाइयों में है। जब वस्तु एक्स की कीमत 1 रुपया थी तो 2 इकाई का पूर्ति था। जब 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ने लगी तो फिर पूर्ति भी बढ़ने लगी। 7, 11, 14, 16 आदि हो गए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब
उल्टे क्रम में जब वस्तु का जो कीमत है वो घट रहा है, 5 4 3 2 1 हो रहा है, तो वस्तु का पूर्ति भी घट रहा है, 16 14 11 7 2 इकाई ये हो गया, पूर्ति भी घट गया। तो इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। चलिए, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसे हमने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया है। ये सब 1 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इसे छोटा रूप में ही लिखा है हमने। चलिए पर समझते हैं क्या है पूर्ति में विस्तार। ये है हमारा पहला बिंदु। चलिए समझते हैं। पूर्ति में विस्तार, जब वस्तु का कीमत बढ़ता है और पूर्ति भी बढ़ जाती है, तब इस स्थिति को पूर्ति में विस्तार कहते हैं। दूसरा बिंदु है पूर्ति में संकुचन। जब कीमत घटती है और कीमत घटने के साथ साथ पूर्ति भी घटती है, तो इस स्थिति को कहते हैं पूर्ति में संकुचन। पूर्ति में वृद्धि, यह हमारा अगला बिंदु। जब कीमत स्थिर रहता है फिर भी पूर्ति बढ़ती है, तो इसे कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। हमारा अगला बिंदु है पूर्ति में कमी। जब कीमत स्थिर रहती है और पूर्ति घटती है, तो इसे कहते हैं पूर्ति में कमी। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ति में परिवर्तन का अर्थ क्या है? उन कारकों को बताइए जिससे पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं पूर्ति में परिवर्तन का क्या अर्थ है और इनके कारण क्या क्या है। तो पूर्ति में परिवर्तन का कारण है केवल कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब वस्तु का कीमत में परिवर्तन होता है, केवल उसी से और कोई भी फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता है और किसी भी गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल कीमत में परिवर्तन के कारण जो उसकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है, इसे ही पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। यह पूर्ति में परिवर्तन के कारण पूछा है। तो पूर्ति में वृद्धि भी होती है और पूर्ति में कमी भी होती है, तो इन दोनों के अलग अलग हमने कुछ कारकों को लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं पूर्ति में वृद्धि का कारक को। तो पूर्ति में वृद्धि का जो कारक है वह पहला कारक है उत्पादन तकनीक में सुधार, और दूसरा है उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी, यह हुआ दूसरा कारक। और तीसरा कारक है बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाना, यह हुआ तीसरा कारक। और चौथा है करों में कमी, यह हुआ चौथा कारक। और अनुदान में वृद्धि, यह हुआ पांचवा कारक। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं कि ये पूर्ति में वृद्धि में कैसे योगदान देते हैं अपना। उत्पादन तकनीक में सुधार, यानी कि जब उत्पादन का तकनीक सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बेचने के लिए बाज़ार में आएंगी। यह हुआ पूर्ति में जो वृद्धि का ये कारक। दूसरा है उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी, यानी कि उत्पादन के साधन जो हैं उनकी कीमत में कमी हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो उत्पादन क्षेत्र से नहीं जुड़े होंगे वो भी जुड़ने का कोशिश करेंगे। क्योंकि उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो गई है, तो कम लागत में ही उत्पादन किया जा सकता है। जिनके पास कम लागत भी होगी वो भी उत्पादन में जुड़ेंगे अब, और उत्पादन से जुड़ने के बाद ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा, जिससे ज़्यादा पूर्ति होगी। तीसरा है बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाना। जब बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी, फर्म यानी कि फैक्ट्री, जब बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी तो ज़्यादा संख्या में किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा, और ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा तो ज़्यादा पूर्ति होगा। चौथा है करों में कमी। आपको ये पता होगा कि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए हमसे हमारा सरकार कर लेती है, और कर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीमावर्ती कर होता है, वस्तु का प्रोडक्शन पे उत्पादन पे कर लगता है। तो मान लीजिए सब कर ख़त्म हो गया, यानी फिर बहुत ही कम कर लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी उत्पादन करेगी। यानी कि मान लीजिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना है वस्तु का, वहाँ पे सीमा रेखा का जो कर होता है
वो नहीं लग रहा है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगी, काहे कि कर अब कम लग रहा है। कंपनी को जितना वस्तु बेचेगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है करों में कमी। और दूसरा है अनुदान में वृद्धि। अनुदान में वृद्धि यानी कि मान लीजिए कोई सरकार है, वृद्ध लोगों को कुछ कंबल बांट दिया, फिर मच्छरदानी बांट दिया, ये सब वस्तु होती है जो कि अनुदान में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से सरकार भी किसी न किसी कंपनी से खरीदती है। तो जब अनुदान में वृद्धि होगा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को बांटा जाएगा, तो फिर वस्तु का प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सप्लाई होगा तभी तो ज़्यादा वस्तु का खरीदी होगा और फिर उनको बांटा जाएगा। तो ये अनुदान में वृद्धि भी पूर्ति में वृद्धि का कारण है। अब देखते हैं पूर्ति में कमी का क्या क्या कारक है। तो पूर्ति में कमी का जो पहला कारक है वो पुरानी उत्पादन तकनीक, यानी कि जो उत्पादन की तकनीक है वो पुरानी है, जिससे कम उत्पादन होता है, तो जिससे कि पूर्ति में कमी होती है। और हमारा अगला है उत्पादन के साधनों की कीमत में बढ़ोतरी, यानी कि जो उत्पादन के साधन है मशीन वगैरह, उनके जो कीमत है वो बढ़ गया है। तो जो व्यक्ति लोग सोच रहे होंगे किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, मशीन खरीदना आदि, तो उनका बजट घट जाएगा, क्योंकि साधन का जो कीमत है वो बढ़ गया है, जिससे कि उत्पादन कम होगा। क्योंकि जो बढ़ोतरी होता, कोई अगर फैक्ट्री लगाता, लेकिन जो मशीन वगैरह का दाम बढ़ने जाने से कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो ये होगा एक कारण। और हमारा तीसरा कारण होगा बाज़ार में फर्मों की संख्या घट जाना। तो यहाँ पे जब बाज़ार में फर्मों की संख्या घट जाएगी तो कम उत्पादन होगा, जिससे कम उत्पादन होगा तो कम पूर्ति होगा। चौथा है कर में बढ़ोतरी। जब कर बढ़ जाएगा कोई भी वस्तु का उत्पादन में, या फिर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वस्तु जाता है तो स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वस्तु पे कर लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब अगर कर बढ़ जाएगा तो वस्तु का कम उत्पादन होगा, क्योंकि कर बढ़ने से ना कंपनी पे एक बोझ पड़ जाता है। कंपनी को ही अपना जो फायदा वाला जितना भी फायदा होता है उसी में से कर को चुकाना पड़ता है, जिससे कि कंपनी कम उत्पादन करेगा, क्योंकि ज़्यादा कर देना पड़ेगा तो कंपनी को कम फायदा होगा। तो जब कम उत्पादन करेगी कंपनी तो कम पूर्ति होगा। और पांचवा है अनुदान में कमी, यानी कि जब अनुदान कम होगा तो जैसा कि हमने अभी ऊपर समझाया था कि अनुदान में वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ जाती है और अनुदान में कमी होने से पूर्ति कम हो जाएगी। चलिए एक बार सभी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। पूर्ति किसे कहते हैं? तो वस्तु की वह मात्रा जो एक विक्रेता निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तत्पर रहता है, पूर्ति कहलाती है। और दूसरा है बाजार पूर्ति की परिभाषा दीजिए। जब बाजार की दो ही कीमत पर विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं के योग को बाजार पूर्ति कहते हैं। यह हुआ बाजार पूर्ति का परिभाषा। और हमारा तीसरा है किसी वस्तु के पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। स्टॉक और पूर्ति के बीच का क्या अंतर है, यह दोनों के बीच का परिभाषा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉक का परिभाषा। वस्तु की वह मात्रा जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास उपलब्ध है, स्टॉक कहलाता है। जैसा कि हमने एक व्यापारी का उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कोई व्यापारी है, वह 50 केजी गेहूँ खरीद के लाया है बेचने के लिए मार्केट में, पर अभी तक वो मार्केट ले नहीं गया है, यानी कि उसके पास 50 केजी गेहूँ स्टॉक है मार्केट में बेचने के लिए। तो वही जो 50 केजी गेहूँ है वो स्टॉक होगा गेहूँ का। और पूर्ति का जो ऊपर में परिभाषा दिया वही लिख दीजिएगा। पूर्ति का नियम क्या है? तो पूर्ति का नियम यही बताता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका पूर्ति भी बढ़ जाता है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी कीमत भी घट जाता है। इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति में विस्तार किसे कहते हैं? तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं पूर्ति में विस्तार।
अगला बिंदु है पूर्ति में संकुचन। जब कीमत में कमी होने से जब पूर्ति भी घट जाती है तो इस स्थिति को कहते हैं पूर्ति में संकुचन। हमारा तीसरा बिंदु है पूर्ति में वृद्धि। कीमत स्थिर रहने पर पूर्ति जो है बढ़ती है, इस स्थिति को कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। और पूर्ति में कमी, ये हमारा चौथा बिंदु है। तो जब कीमत स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति घटती है, इस स्थिति को कहते हैं पूर्ति में कमी। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ति में परिवर्तन का क्या अर्थ है? उन कारकों को बताइए जिससे पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं पूर्ति में परिवर्तन का क्या अर्थ है। पहले इसे, केवल कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पूर्ति में वृद्धि और दूसरा होता है पूर्ति में कमी। तो चलिए देखते हैं पूर्ति में वृद्धि का कौन कौन सा कारक है। पहला है उत्पादन तकनीक में सुधार, दूसरा है उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी, और तीसरा है बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाना, चौथा है करों में कमी, और पांचवा है अनुदान में वृद्धि। ये सब कारक हुए पूर्ति में वृद्धि का। अब हम देखते हैं पूर्ति में कमी का कौन कौन सा कारक है। पहला है पुरानी उत्पादन तकनीक, दूसरा है उत्पादन के साधनों की कीमत में बढ़ोतरी, तीसरा है बाजार में फर्मों की संख्या घट जाना, और चौथा है करों में बढ़ोतरी, पांचवा है अनुदान में कमी। ये सब हुआ हमारे पूर्ति में कमी के कारक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।